हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है लर्निंग विद स्मॉल स्टेप्स चैनल पर। तो सबसे पहले तो आज के इस वीडियो में मैं सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी जो सभी अपने सीपीओ के पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं कल। तो प्लीज़ अपने पेपर को बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब बिल्कुल ट्रिक्स हैं उनको आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, लेकिन कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस के साथ लेने वाले हो। तो एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी क्लोज 3 की तरफ बढ़ते हुए। चलिए, देखिए आज का जो क्लोज 3 है वो आपके कैसल्स के बारे में। कैसल्स यानी कि जो आप देखते हैं ना कि पहले के समय के जो किले वगैरह बने हुए हैं उनके बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हुए दिया गया है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है कि कैसल्स आर होम टू अ रिच हिस्ट्री। अब जो ये किले जो पहले के बन गए हैं वो हमारे इतिहास के क्या हैं, घर हैं। लेकिन कैसे घर हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आप इसमें ये नहीं सोचिएगा कि भाई कि क्या कि अमीर है, रिच वर्ड दे रहा है तो अमीर। एग्जैक्टली आप ये भी कह सकते हो कि हमारी जो हिस्ट्री बहुत ही रिच रही है, अर्थात हमारी हिस्ट्री जो है बहुत ही अनोखी रही है। तो हमारे जो ये कैसल्स हैं या जितने भी किले बने हुए हैं ये एक तरीके से घर बने हैं हमारे रिच इतिहास के, यानी कि हमारे अनोखे इतिहास के। ठीक है, अब कह रहा है कि फ्रॉम ब्लड फ्यूड्स टू ट्रैजिक पास्ट। अब देखो, ब्लड खून आप सभी जानते हैं, फ्यूड्स का मतलब होता है झगड़े। क्या होता है इसका अर्थ? झगड़े। अब झगड़ों में मतलब कैसे झगड़ों की बात कर रहा है? जो यानी कि खूनी झगड़े हों, ऐसे खूनी झगड़ों की बात कर रहा है। भाई हमेशा पॉजिटिव चीज़ें थोड़ी ना रही हैं। आज आप लोगों ने हिस्ट्री भी पढ़ा है, बहुत सबका अपना अपना इतिहास रहा है कि कहाँ तो बहुत खून खराबा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, और कहाँ तो कई बहुत सारी लव स्टोरीज़ ने भी अपना रोल प्ले किया है ना। तो ये उन्हीं कैसल्स की कहानी बता रहा है कि फ्रॉम ब्लड फ्यूड्स टू ट्रैजिक पास्ट। ट्रैजिक यानी कि जो बुरा पास्ट था, मतलब खूनी झगड़े से बुरा जो ट्रैजिक पास्ट है उससे लेकर के डैश लव अफेयर्स टू एलिजेड घोस्ट यानी कि भूतों की कहानियाँ भी हैं तो प्रेम की कहानियाँ भी हैं, खूनी किस्से भी हैं तो बुरा हमारा पास्ट भी है। तो ये कैसल क्या है? ये इन सब की कहानी बताता है वैसे हमें, है ना। तो देखो ये कह रहा है फ्रॉम ब्लड फ्यूड्स टू ट्रैजिक पास्ट एंड डैश लव अफेयर्स टू एलिजिड घोस्ट। अब देख रहा है कि मुझे यहाँ पर क्या फिल करना है, सिंस फिल करना है, फ्रॉम फिल करना है, विद फिल करना है या टिल फिल करना है। सिंस क्या करता है? पास्ट के एक समय पर लेके जाता है, यानी जब से। विद प्रपोजिशन है, के साथ का भाव रखता है। ठीक है, और फ्रॉम से टिल तक, और टिल बेसिकली हम बात करें तो एक एंड पॉइंट की तरफ इंडिकेट करता है। अब ज़्यादा वैसे दो राय है नहीं, जैसे कि आप अभी ऊपर वाले एक सेंटेंस को देख सकते हो कि भाई फ्रॉम ब्लड फ्यूड्स टू ट्रैजिक पास्ट, तो वहीं फ्रॉम लव अफेयर्स टू एलिजिड घोस्ट। क्योंकि आप लिख लीजिएगा फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जब कोई दो चीज़ें डिस्क्राइब की जाएं, चाहे समय के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो फ्रॉम यानी इससे लेकर के इस तक वाला भाव। जैसे हम नहीं बोलते रुकिए, फ्रॉम 26 टू 28 दिसंबर, तो ये क्या कह रहा है कि भाई 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। वहीं मोहब्बत से लेकर नफरत तक, तो फ्रॉम लव टू हेट। तो फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नो कैसल इज एवर डैश अ सीक्रेट टू अन वॉट। टू क्या करने के लिए कह रहा है कि टू भाई अनवेल, राइट। कि कोई भी ऐसा कैसल जो है, नो कैसल इज एवर डैश विदाउट, एक्सक्लूडिंग, विद और इंक्लूड अ सीक्रेट, यानी कि कोई भी किला जो है ना कभी भी डैश अ सीक्रेट टू अनवेल। देखो अनवेल की अगर हम बात करें तो अनवेल का मतलब होता है किसी चीज़ को उजागर करना, यानी किसी चीज़ को रिवील करना। लिख लीजिएगा, अनवेल का मैं आपको बता रही हूँ उजागर करना।
ठीक है। तो अब ये हमें डिसाइड करना है कि भाई नो कैसल इज एवर विदाउट अ सीक्रेट, एक्सक्लूडिंग अ सीक्रेट, विद अ सीक्रेट और इंक्लूडिंग अ सीक्रेट। अब बच्चे को डाउट रहेगा कि मैम ये भी तो हो सकता है कि विद, कि कोई भी कैसल जो है इज नो कैसल इज एवर विद अ सीक्रेट, यानी कि किसी भी कैसल, कोई भी कैसल जो है वो किसी इतिहास के साथ, सॉरी किसी सीक्रेट के साथ नहीं है। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड करना, यानी कि किसी चीज़ को हटा देना। तो किसी भी इतिहास को हटा करके नहीं है, सॉरी सीक्रेट को हटा करके नहीं है, किसी भी सीक्रेट को इंक्लूड करके नहीं है, या किसी भी सीक्रेट के बिना नहीं है। तो क्या सेक्शन जो मैं देख रही हूँ ए बी सी डी में से कौन सा बेस्ट मुझे इसका एग्जाम्पल लगता है? तो देखो आप सब भी देख सकते हो कि ये यही तो कहना चाह रहा है कि जब इन कैसल की, कैसल क्या रख रहे हैं? कैसल खूनी झगड़ों से लेकर के बुरे पास तक, लव अफेयर से लेकर के एलिजेड घोस्ट तक, है ना, नो कैसल इज एवर, तो मतलब इन सब का अपना अपना एक सीक्रेट बना हुआ है। तो ये यही तो कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी कैसल ऐसा नहीं है जो बिना किसी सीक्रेट के हो। तो हम क्या बोलेंगे भाई? नो कैसल इज विदाउट अ सीक्रेट, है ना। टू अनवेल यानी उजागर करने के लिए, तो कोई भी कैसल ऐसा नहीं है जिसका कोई सीक्रेट ना रहा हो उजागर करने के लिए। नोन लोकली एज व्हाट? शैत्यो। शैत्यो, देखो शैत्यो का मीन लिख लीजिएगा। शैत्यो का मीन मैं बता देती हूँ। शैत्यो का मीन्स होता है महल, ठीक है। नोन लोकली यानी इसके लिए कह रहा है पिकमतल, पिकमतल नाम है, कोई इसका अर्थ नहीं निकल रहा। शैत्यो, शैत्यो का मतलब होता है महल। तो नोन लोकली यानी कि जिसको, नोन यहाँ पर देखो जाना जाता है, किसको? पिकमतल को। तो नोन लोकली एज शैतो पिकमतल, ठीक है। पिकमतल कैसल डैश केम अंडर न्यू ओनरशिप। अब किसी पिकमतल कैसल के बारे में हमें बता रहा है ना। देखो क्या कहता है, नोन लोकली एज शैतो पिकमतल, पिकमतल कैसल मोमेंटरीली, रिसेंटली, प्रेजेंटली, जस्टली। देखो कह रहा है कि भाई नोन लोकली एज पिकमतल, पिकमतल कैसल केम अंडर न्यू ओनरशिप, यानी नए ओनरशिप के अंतर्गत आई। किसके अंतर्गत आई भाई? न्यू ओनरशिप के अंतर्गत आई। लेकिन कह रहा है कि भाई कैसे आई? मोमेंटरीली आई, रिसेंटली आई, या फिर प्रेजेंटली आई, या फिर जस्टली आई। अब देखो जस्ट आई है तो जस्ट वर्ड तो हम सभी ने सुना है, ठीक है। तो जस्ट वर्ड सुना है, लेकिन जस्टली तो कुछ वर्ड होता ही नहीं है। ये टाइम बता रहा है कि कब आई है, वो मोमेंटरीली आई है, रिसेंटली आई है, प्रेजेंटली आई है। तो देखो मोमेंटरीली का मतलब क्या होता है? जो कुछ मोमेंट के लिए आई, यानी कि क्षण भर के लिए। अरे कोई अगर ओनरशिप लेकर आएगा तो क्षण भर की ओनरशिप लेकर के आएगा क्या? तो इसका तो भाव गया। रिसेंटली मतलब हाल ही में, प्रेजेंटली मतलब वर्तमान में, वर्तमान में या इस समय भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब देखो जस्टली तो मैंने एलिमिनेट करा ही दिया क्योंकि जस्टली कोई वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है कि भाई वर्तमान में, क्षण भर के लिए, या हाल ही में। तो लॉजिक से देखा जाए तो भाई पिकमतल कैसल प्रेजेंटली केम अंडर न्यू, तो प्रेजेंटली करके अगर केम लिख रहा है तो सेकंड फॉर्म दे रहा है। देखो ये भी ध्यान रखो, तो फिर आप इसको प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं कर सकते। देखो बाई चांस माइंड में डाउट भी आ जाए तो इस तरीके से भी थोड़े से लॉजिक लगाओ कि अगर वो प्रेजेंटली की, प्रेजेंट की बात कर रहा है तो फिर केम को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि केम सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी कि भाई हाल ही में आई थी, है ना। पिकमतल कैसल रिसेंटली केम अंडर द न्यू ओनरशिप, यानी कि मतलब कोई किला होगा उसके ऊपर किसी और को उसका ओनरशिप दे दिया गया, ठीक है। ड्यूरिंग रेनोवेशन, रेनोवेशन क्या कहलाता है? जब किसी चीज़ को, यानी कि किसी भी इमारत का, है ना, किसी बिल्डिंग का रेनोवेट किया जाता है, यानी कि उसका पुनर्निर्माण किया जाता है। गिरा करके नहीं, उसको ऊपरी ऊपरी रूप से उसकी साज सज्जा कर दी जाती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग रेनोवेशन ऑफ द व्हाट? ऑफ द डैश अ सरप्राइजिंग डिस्कवरी वॉज मेड। सरप्राइजिंग यानी कि जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, तो सरप्राइजिंग का लिख लीजिएगा आप आश्चर्यचकित करने वाला।
ठीक है। तो अब देखो नया ओनरशिप मिला किसी को, तो उसने उस पिकमतल का क्या किया, यानी कि उस शैतो महल का क्या किया, उसने उसको रेनोवेट करवाया। अब भाई कोई अगर हम भी कोई पुरानी चीज़ खरीदते हैं, पुराना घर खरीदते हैं, तो सबसे पहले उसमें रहने के लिए क्या करवाते हैं, उसका रेनोवेशन करवाते हैं, है ना, उसको वापस से सुधरवाते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग रेनोवेशन ऑफ द डैश, अब किसका, लैंड का रेनोवेशन, कमोडिटी का रेनोवेशन, प्रॉपर्टी का रेनोवेशन या पोजीशन का रेनोवेशन। खुद लॉजिक देख लो, लैंड तो खरीदी नहीं, उसने क्या खरीदा था, महल खरीदा था। तो महल, कमोडिटी क्या होता है, कमोडिटी तो होता है कि भाई व्यापार की वस्तु, कमोडिटी क्या है, व्यापार की वस्तु, तो व्यापार की वस्तु थोड़ी ना था वो कैसल। पोजेशंस, पोजेशंस की अगर हम बात करें तो पोजेशन तो क्या कहलाता है, जिसके ऊपर आपका अधिकार हो, संपत्ति। लेकिन यहाँ पर किसी पर्सन के पोजीशन की तो बात किया नहीं कि भाई किसने लिया था उसका पोजीशन, तो वो लिखता हिज पोजीशन वाज रेनोवेटेड वर्ड, कुछ ऐसा एग्जांपल लेकर के आता, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है। तो हमारे लिए वो क्या बन रहा है भाई, प्रॉपर्टी का रेनोवेशन होगा ना। तो क्या बोलोगे कि भाई ड्यूरिंग रेनोवेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि जब इस प्रॉपर्टी का रेनोवेशन हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, अ सरप्राइजिंग डिस्कवरी वाज मेड। डिस्कवरी क्या कहलाती है, खोज। तो कोई नई खोज हुई, जो कि वो खोज भी कैसी थी, सरप्राइजिंग थी, अर्थात आपको क्या कर देने वाली, आश्चर्यचकित कर देने वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, मैसेजेस, नेक्स्ट ऑप्शंस पे आ जाते हैं। कहता है कि द मैसेजेस, सॉरी दिस वन, मैसेजेस डैश लॉन्ग अगो वर फाउंड ऑन द फ्लोरबोर्ड्स ऑफ डैश अपर चैम्बर। क्या रहा है, मैसेजेस राइटिंग, मैसेजेस रिटर्न, मैसेजेस टू राइट और मैसेजेस रोट, है ना। अब देखो ये क्या है, मेरी सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, मेरी थर्ड फॉर्म है, ये क्या है, मेरी प्रोग्रेसिव फॉर्म है, राइट। अब देखो ये यहाँ पर ग्रामर का लॉजिक लगने वाला है, और टू राइट क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। इन्फिनेटिव तो जब यूज़ किया जाता है जब कोई वाक्य में ऑलरेडी कोई एक मेन वर्ब यूज़ की जा चुकी हो, लेकिन मैं देखूँ तो मेरा सेंटेंस ही सिर्फ मैसेजेस से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, राइट। अब अगर मैं इसको सब्जेक्ट कंसिडर करती हूँ मैसेजेस को, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मैसेजेस को सब्जेक्ट कंसिडर करती हूँ तो मैसेज कोई एक्शन करने वाली चीज़ तो है नहीं जो लिखेगी कि भाई मैसेजेस रॉट लॉन्ग अगो, तो मैसेज ने लिखा था बहुत पहले, नहीं, मैसेज कोई लिविंग थिंग थोड़ी ना है, बल्कि मैसेजेस को तो लिखा गया था, किसी और ने ही लिखा होगा ना। तो जाहिर सी बात है कि ये तो मेरा डायरेक्ट डूअर बन नहीं सकता, तो मैं इसको करती हूँ एलिमिनेट, ठीक है। अब आ जाओ, अब बच रहा राइटिंग और एक बच रहा है रिटर्न, ठीक है। राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो राइटिंग भी यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हो रही है, और आईएनजी फॉर्म प्रोग्रेसिव फॉर्म में, और प्रोग्रेसिव फॉर्म को कभी भी इज एम आर वॉज वर्ब अर्थात बी वर्ब के बिना यूज नहीं किया जाता, है ना। तो ये भी हो गया एलिमिनेट, क्या हो गया भाई, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, एक कह रहा है V3। अब देखो V3 लिखा हुआ है, एक तरीके से क्या कह रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है। क्या था, मैसेजेस रिटर्न लॉन्ग अगो। अब मैं इसको समझा देती हूँ, ये क्या कहेगा, ये एक फ्रेज की तरह उसने यूज किया गया है, या तो आप बोल सकते हो कि विच वर रिटर्न, जिन्हें लिखा गया था, है ना। तो उसने क्या किया, बी वर्ब को और साथ ही साथ विच को, यानी कि एक तरीके से एंटीसीडेंट को तो हटा दिया, है ना, क्लॉज के रूप में ना प्रेजेंट करके उसने क्या किया, इसको आपके फ्रेज के रूप में रख दिया, ठीक है। तो विच और वर तो हो गया यहाँ से मिसिंग, और डायरेक्टली बी वर्ब के बाद में जो थर्ड फॉर्म वहाँ पर हम यूज करते हैं उसने उसको मेंशन कर दिया। तो कहेगा कि भाई मैसेजेस वर, मैसेजेस रिटर्न, सॉरी रिटर्न लॉन्ग अगो, यानी कि मैसेजेस जो लिखे गए थे बहुत समय पहले, है ना, वर फाउंड ऑन द फ्लोर बोर्ड्स, तो यानी कि जिन मैसेजेस को लिखा गया था, है ना, लॉन्ग अगो बहुत पहले, फाउंड पाए गए, वर फाउंड लिख रहा है। देखो ये पूरा सेंटेंस जो है ना पैसिव फॉर्म में चल रहा है। देखो मैसेजेस वर किसने लिखे थे मेंशन नहीं है, लेकिन जो चीज़ लिखी गई थी वो लिख दिया उसने कि भाई मैसेजेस रिटर्न जो लिखे गए थे लॉन्ग अगो बहुत समय पहले, वर फाउंड पाए गए थे। अब क्योंकि देखो ये जो है मैसेजेस वो प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म की वर्ब आ गई वर फाउंड, मैसेजेस वर फाउंड। अब जो रिटर्न लॉन्ग अगो है ये तो एक तरीके से क्या है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई मैसेजेस के लिए कि मैसेजेस जिनको बहुत समय पहले लिखा गया था, ठीक है, वर फाउंड ऑन द फ्लोर बोर्ड्स
ऑफ द अपर चैम्बर, दिस अपर चैम्बर, अपर चैम्बर, जो भी ऑप्शंस हैं वो देखो। अब देखो इसने क्या करा, अपर चैम्बर्स को स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया कि फ्लोर बोर्ड पे जो लिखा गया था वो फ्लोर बोर्ड्स भी किसका था, अपर चैम्बर का था। तो यहाँ पे ए अपर चैम्बर तो क्यों नहीं चूज करोगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, चैम्बर्स, प्लूरल में है, हटा दो। दिस भी प्लूरल के लिए यूज नहीं होता, सिंगुलर के लिए यूज होता है। एन भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज नहीं होता। देखो बहुत इजी सा लॉजिक लगाओ यहाँ पे, बस अपर में दिस, ए और एन में कंफ्यूज मत हो। एन तो वैसे भी नहीं यूज होने वाला, ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्या है, प्लूरल चैम्बर्स है। ए भी यूज नहीं होने वाला क्योंकि चैम्बर्स प्लूरल फॉर्म में है। दिस इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि चैम्बर्स प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन द को हम यूज कर सकते हैं, तो दो लॉजिक लगा लो, अकॉर्डिंग टू नाउन देख लो, और साथ ही साथ स्पेसिफिकली उसने अपर चैम्बर्स की बात की, इसलिए द आर्टिकल को यूज किया जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि द मैसेजेस वर रिटन, मैसेजेस लिखे गए थे, अब इसने पूरा मेंशन किया है, द मैसेजेस वर रिटन डैश 1880 and 1881 by who, by योइकिम मार्टिन। अब देखो मैसेजेस को लिखा गया था किसके द्वारा, बाय योइकिम मार्टिन, ठीक है, योइकिम मार्टिन के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1880 और 1881। अब मुझे इसके लिए फिर से प्रपोजिशन लगाना है, फ्रॉम, अक्रॉस, बिटवीन और अमंग। अमंग कब यूज करते हैं, जब दो से ज्यादा नाउन के बीच की बात करते हैं। अक्रॉस कब यूज करते हैं, जब एक से एक दूसरे पार की बात करते हैं, तो किसी चीज से पार करने की तो बात कर नहीं रहा। अब बचता है फ्रॉम एंड बिटवीन। फ्रॉम का तो मैंने आपको क्या बताया था, फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं यहाँ पर फ्रॉम लिखती हूँ तो फ्रॉम 1880 टू 81 का भाव होना चाहिए था, जो कि क्या है, नहीं है। तो एक लॉजिक तो मैंने आपको बताया, फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन होता है। उसी के साथ एक और लॉजिक सीखो कि बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन होता है, कि 1880 और 1881 के बीच में, है ना। ऐसे नहीं बोलते बिटवीन यू एंड मी कि भाई देयर आर नो क्लैशेस बिटवीन यू एंड मी, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई क्लैशेस नहीं है, ठीक है। तो एक और कॉम्बिनेशन लिख लो, बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, द कारपेंटर। अभी क्या कह रहा है कि जो ये योइकिम मार्टिन है ना, वो कौन है, एक कारपेंटर। द मैसेजेस वर रिटन बिटवीन 1880 एंड 1881 बाय योइकिम मार्टिन। फिर उसके बारे में बता रहा है, द कारपेंटर, ठीक है। द कारपेंटर डैश इंस्टॉल्ड द फ्लोरिंग, यानी जिसने फ्लोरिंग को जमाया था, फ्लोरिंग को इंस्टॉल किया था। अब देखो, द कारपेंटर दैट इंस्टॉल्ड, द कारपेंटर व्हाट इंस्टॉल्ड, द कारपेंटर हु इंस्टॉल्ड और द कारपेंटर विच इंस्टॉल्ड। अब मेरे को ये पता करना है कि जो भी मैं ये फिल करने वाली हूँ, वो एंटीसीडेंट जो भी यूज हो रहा है वो हो किसके लिए रहा है, फ्लोरिंग के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, या कारपेंटर के लिए, कारपेंटर के लिए। द कारपेंटर जिसने, अब देखो कारपेंटर कौन है, ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए आप और हम दैट और विच को एज अ एंटीसीडेंट यूज नहीं करने वाले। ह्यूमन बीइंग का एंटीसीडेंट कौन होता है, हु होता है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, हु, द कारपेंटर हु इंस्टॉल, जिसने इंस्टॉल किया था फ्लोरिंग को, ठीक है। तो ये पूरा जो ये लाइन है उसके बारे में है, योइकिम मार्टिन के बारे में, कारपेंटर जिसने फ्लोरिंग को इंस्टॉल किया था। तो जिसने फ्लोरिंग को इंस्टॉल किया था उसी ने ही ये मैसेजेस भी लिखे थे, उसी के बारे में कह रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। His messages were a diary। अब जो उसके मैसेजेस थे ना, उसके लिए कह रहा है कि उसके जो मैसेजेस थे वो थे क्या, थे एक डायरी थे। अब डायरी किसकी थे, 72 एंट्रीज ऑफ हिज डेली लाइफ, डेली ब्रेथ, डेली बीइंग या डेली टाइम। तो जाहिर सी बात है दिनचर्या को हम डेली लाइफ बोलते हैं, कोई ज़्यादा दो राहें मत लगा करके आना। डेली बीइंग कुछ नहीं होगा, डेली ब्रीथ नहीं होगा, डेली टाइम नहीं होगा। डेली खुद ही अपने आप में रूटीन वाला रोज के दिन के समय का भाव रखता है, तो डेली टाइम की बात नहीं करोगे। तो क्या होगा कि जो उसने मैसेजेस लिखे थे वो 72 एंट्रीज थी उसके दिनचर्या की, जिंदगी की, है ना, हिज डेली लाइफ। पर्सनल थॉट्स, यानी उसके जो रोजमर्रा की जिंदगी की जो उसकी अपनी खुद की थॉट्स थी, अलॉन्ग विद हिज इमोशन, उसके इमोशंस के साथ, यानी कि उसकी इमोशंस और उसकी फीलिंग के साथ उसकी पर्सनल थॉट थे वो मैसेजेस, ठीक है। तो योइकिम्स डैश इज इंडीड अ वेरी पर्सनल अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री। अब तो योइकिम की नोटबुक है, मैसेज है कि
कॉपी है कि डायरी है। तो उसने, अब आप बोलोगे कि मैम ऊपी तो हमने पढ़ा था कि उसने मैसेजेस लिखे थे, तो यहाँ पे योइकिम्स मैसेज है ना। अब उसने एक मैसेज तो लिखा नहीं था, तो जो मैं मैसेज के ऊपर क्लिक कर दूं, उसने लिखा तो एक से ज़्यादा था, लेकिन उन्हीं मैसेजेस को उसने किस में कॉम्बिनेशन बना के रखा था, डायरी में। तो हम किसको चुनेंगे, डायरी को। नोटबुक और कॉपी की कोई बात नहीं हुई थी, कॉपी नोटबुक कॉपी को नहीं देखना, मैसेज और डायरी की बात ज़रूर हुई थी, लेकिन मैसेज को क्यों नहीं चुन रहे हैं, क्योंकि उसने कोई एक मैसेज नहीं लिखा था, जो कि मैसेज यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो योइकिम्स की जो डायरी है इज इंडीड अ वेरी पर्सनल अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ दोज टाइम्स, यानी कि उस समय का जो इतिहास है ना, उस है ना, उस समय का इतिहास का पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। ओके कंप्लीटेड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, द डिस्कवरी गिव्स अस एन ऑनेस्ट लुक। और जो ये डिस्कवरी, कौन सी डिस्कवरी, आ जाओ फटाफट ऊपर, फोर्थ ब्लैंक के पास में, कि डिस्कवरी वॉज मेड। तो ड्यूरिंग रेनोवेशन ऑफ द, है ना, जब उस प्रॉपर्टी का रेनोवेशन हुआ, अ सरप्राइजिंग डिस्कवरी वॉज मेड, तो एक सरप्राइजिंग खोज हुई, है ना। तो उसी की कह रहा है कि जो ये डिस्कवरी है, तभी तो उसने द डिस्कवरी लगाया, क्योंकि उसने उस खोज के बारे में पहले से ही डिस्कशन कर लिया। तो जो ये डिस्कवरी की गई वो हमें देती है एक ऑनेस्ट लुक, यानी कि एक बिल्कुल ईमानदार सा दृश्य एट एन एवरेज पर्सन डेली लाइफ, कि एक एवरेज पर्सन की, यानी कि जो एक सामान्य इंसान है ना, उसकी ज़िंदगी की डेली लाइफ ओवर 135 ईयर्स अगो, 135 साल के पहले की एक एवरेज लाइफ का हमें पूरा पूरा ऑनेस्ट लुक देता है। तो ये था आपका आज का क्लोज टेक्स्ट। समझ में आया हो तो प्लीज़ स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ इसके थ्रू के इसके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। मैं फिर से आपको कहूँगी, अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो प्लीज़ उसका फ़ोटो, या अगर आपको मेरे ही किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर शेयर करें, जिससे रिलेटेड मेरे को कोई भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाना होगा तो आई विल प्रोवाइड इन अ वीडियो फॉर्म, जो आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। और हाँ, हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी रहें। वैसे मैंने डाला भी है, क्या आपको हु में कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो प्लीज़ उस वीडियो के लिए रेडी रहें अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। तो जल्दी आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।